हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजंस के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कि फाइनेंस मैनेजमेंट क्या होता है, इसको किस प्रकार से मैनेज किया जाता है, इसमें क्या क्या एवरीथिंग हमने उस वीडियो में कवर किया था। तो आज की वीडियो में हम फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जब फाइनेंस से रिलेटेड मतलब हमारे जो रुपए पैसे हैं, बिजनेस में हम जो मनी लगाने वाले हैं, उससे रिलेटेड डिसीजंस कौन कौन से होते हैं और वो किस प्रकार से लिए जाते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा डिसीजन आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड होता है फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू द डिसीजन रिगार्डिंग वेयर एंड हाउ मच फंड्स शुड बी इन्वेस्टेड इन ऑर्डर टू अर्न द बेस्ट पॉसिबल रिटर्न। अब सबसे पहले ये समझो कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने पैसे को, अपने जो आपके पास धन है, मनी है, अमाउंट है, रुपीज है, उनको एक तरीके से किसी एक ऐसी एसेट में लगा देना, एक ऐसी संपत्ति में लगा देना, एक ऐसी संपत्ति खरीद लेना जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे, उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। अब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? बिजनेस में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें अपने फायदे के लिए पैसे को ऐसी एसेट्स में परचेज करके एसेट्स हमें ले लेनी है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्या मतलब हो गया? वो डिसीजन जो कि इस बात से अफेक्ट होंगे कि हमें अपना जो पैसा है वो कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, टू जिससे कि हम बेस्ट पॉसिबल रिटर्न पा सकें, इसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एवरी बिजनेस हैज लिमिटेड मनी। जितनी भाई जो बिजनेस है, बिजनेस में ऐसा तो नहीं होता कि हमारे पास अनलिमिटेड मनी है, जितना मन करे उतना पैसा लुटाओ। सब बिजनेसेस के पास लिमिटेड मनी होती है। सो इट हैज टू डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट दैट मनी। तो उनको डिसाइड करना होता है कि उस पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करें, एसेट में, प्रोजेक्ट्स में, मशीनरी में, एटसेट्रा। द गोल इज टू चूज इन्वेस्टमेंट दैट गिव्स मैक्सिमम रिटर्न विद मिनिमम रिस्क। अब हमारा गोल क्या है कि भाई मैक्सिमम तो हमें रिटर्न होना चाहिए और रिस्क हमारा कम से कम हो। एसेट विच आर obtained by the businesses are of two types। अब एसेट भी हमारी दो प्रकार की होती है, एक लॉन्ग टर्म एसेट एंड एक शॉर्ट टर्म एसेट। इस बेसिस पर जो डिसीजन है वो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के बेसिस पर लिया जाता है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कौन कौन से हैं? इट रेफर्स टू दैट इन्वेस्टमेंट डिसीजन विच इज रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग ऑफ फंड्स ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। इसका मतलब है कि अब जो हम पैसा लगाने वाले हैं ना, हम जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं उससे अब हम एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं। इसको कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी कहते हैं। दे अफेक्ट द अर्निंग कैपेसिटी इन लॉन्ग रन। हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी क्या होगी, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही इसको अफेक्ट करते हैं। दे इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जिनमें इन्वेस्टमेंट होती है छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट की होती है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन न्यू मशीन टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग मशीन। मशीन्स को बाई करना और बहुत ही महंगा काम होता है क्योंकि मशीन्स बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो हमारे पास एक एग्जिस्टिंग मशीन है, हमें लगा कि अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, वर्कर्स पर अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से हमें आउटपुट नहीं दे रही है। अब उसके जगह पर हमें एक न्यू मशीन से रिप्लेस करनी है, तो एक बहुत ही एक बड़ा टास्क है और उसके लिए ह्यूज अमाउंट की नीड है। एक्वायरिंग अ न्यू फिक्स्ड एसेट। कोई न्यू फिक्स्ड एसेट का मतलब है कि जो ये लगा लो पूरी जिंदगी भरी हमारे बिजनेस में काम आने वाली है। तो ऐसे एसेट को एक्वायर करना भी बहुत एक लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको बोला जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फिर आता है हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट इन्वेस्टमेंट डिसीजन विच इज रिलेटेड टू द लेवल ऑफ कैश, इन्वेंटरी एंड रिसीवेबल्स। ये उनसे रिलेटेड होता है जहां पर जो कि केवल और केवल इससे रिलेटेड है कि हमारे बिजनेस में कितना कैश रखा हुआ है, कितनी इन्वेंट्री है और कितने रिसीवेबल्स मतलब कितने लोगों से अभी हमें पैसा आना बकाया है। इसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसे वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी कहते हैं क्योंकि डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस का काम करता है। इससे बिजनेस की लिक्विडिटी भी अफेक्ट होती है। जैसे कि मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट। करंट एसेट क्या होती है? जिनको हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सके। जैसे कि कैश तो हमारे पास इटसेल्फ इन कैश है। इन्वेंट्री है मतलब हमारा जो सामान है वो एक साल में बिक ही जाएगा और वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। रिसीवेबल है, डेटर्स है, हमारी किसी ने हमसे उधार पर माल खरीदा था, अब वो हमारा साल भर में पेमेंट कर ही देगा, तो मतलब साल भर में वो जो डेटर है वो तरीके से कैश में कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो ये होता है हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब नेक्स्ट है फाइनेंसिंग डिसीजन। मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गए कि हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस प्रकार से ले सकते हैं बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग। शॉर्ट टर्म डिसीजन क्या होते हैं? अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन के। ये जो डिसीजन है इट रेफर्स टू द डिसीजन अबाउट द सोर्सेज फ्रॉम विच फंड शुड बी रेज्ड टू फाइनेंस बिजनेस एक्टिविटीज।
फाइनेंसिंग डिसीजंस का मतलब है ऐसे डिसीजंस लेना कि बिजनेस अपना पैसा कहाँ से लेने वाली है। मतलब जब बिजनेस है, ऐसा नहीं होता कि बिजनेस में खुद से ही बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, जब भी नीड होगी हम निकाल लेंगे और पैसे को हम लगा देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। तो बिजनेस को जो पैसा है वो बहुत सारे सोर्सेज से अरेंज करना होता है। तो यही सोचना कि हम कहाँ से पैसे को अरेंज करें, अपने बिजनेस में हम पैसों का इंतजाम कहाँ से करें, वो कौन कौन से सोर्सेस होंगे, इसको ही बोला जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन। जब इन्वेस्टमेंट लगा दी जाती है, द बिजनेस मस्ट डिसाइड फ्रॉम वेयर टू अरेंज दिस मनी। जब हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया कि अच्छा ठीक है, हम इतने का हम मशीन्स खरीदेंगे, इतने की हम लैंड खरीदेंगे, इतने का हम प्लांट खरीदेंगे, सब कुछ हमने डिसाइड कर लिया। हमने डिसाइड किया कि हमारा ये एस्टिमेट बैठा है 10 करोड़ का, 10 करोड़ रुपीज हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने वाले। अब वो पैसा भी तो चाहिए, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? इट कुड रेज फंड्स थ्रू। अब इसके कहाँ से ये फंड्स रेज कर सकते हैं? इक्विटी शेयर से, डिवेंचर से, लोन्स एंड डिवेंचर से, रिटेन्ड अर्निंग से, एटसेट्रा। दिस डिसीजन डिटरमाइंस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिसाइड होगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि मैंने एक जगह से 5 करोड़ रुपए लिए, ठीक है। अब ये मैंने, मेरा सोर्स था ये लोन्स के थ्रू। अब लोन पर मेरे को इंटरेस्ट पे करना है, मान के चलते हैं कि 5% के रेट पर, 5% के रेट पर मेरे को इंटरेस्ट पे करना है, तो ये बन गया 25 लाख रुपए। तो मेरी कॉस्ट आ रही है 5 करोड़ रुपए उधार लेने की, लोन पर लेने की 25 लाख रुपए। फाइनेंशियल रिस्क क्या है कि ये मेरे को 25 लाख रुपए हर साल पे करने ही पड़ेंगे। मेरा बिजनेस कमा रहा है पैसे, नहीं कमा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 25 लाख रुपए का बर्डन अब मेरे ऊपर है। लेकिन अगर मैंने शेयर्स के थ्रू रेज किए होते तो जब प्रॉफिट होता मेरे को केवल ये तब देने पड़ते, ठीक है। इसमें इसमें हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी हो सकता है कम आती, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ फंड्स। हमारी फंड्स की कॉस्ट कितनी आएगी? जैसे कि मैंने आपको भी समझाया, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड शुड बी मिनिमम। कॉस्ट ऑफ फंड क्या होती है कि किसी भी, जब हम बिजनेस सोर्स से पैसा ले रहे हैं तो वो हमें फ्री में नहीं देंगे, उसके बदले में वो हमसे कॉस्ट चार्ज करेंगे। बैंक लोन चार्ज करती है फिक्स्ड इंटरेस्ट, इक्विटी में नहीं होता है कोई भी, हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट इक्विटी में कॉस्ट का पे नहीं करना होता। तो चूज चीपर ऑप्शन। अब कौन से ऑप्शन को चूज करोगे भाई? बैंक लोन हमने ले लिया, यहाँ पर हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना है। इक्विटी शेयर जब होते हैं, जितना प्रॉफिट होता है इसका इक्वल पोर्शन सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर नेक्स्ट रिस्क इन्वॉल्व, डेट इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क। डेट में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क है, इसकी पेमेंट हमें करनी ही पड़ेगी। एक कंपनी विद अनस्टेबल इनकम में अवॉइड डेट। कैश फ्लो पोजीशन क्या है कंपनी की? इफ द कंपनी हैज स्ट्रॉन्ग रेगुलर कैश फ्लो इट कैन अफोर्ड टू टेक लोन्स। अगर हमारी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो हम लोन्स ले सकते हैं। कंपनी विद स्टेबल सेल्स कैन इजीली रीपे इंटरेस्ट। कंट्रोल कंसिडरेशंस क्या है? इशूइंग इक्विटी में रिड्यूस कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग ओनर्स। अगर हम इक्विटी शेयर्स बढ़ाए जा रहे हैं, पहले 10,000 इक्विटी शेयर्स थे हमारी कंपनी के, इसका मतलब है कि 10,000 हमारी कंपनी के मालिक हो गए। अगर एक पर्सन ने एक शेयर भी परचेज किया हुआ है, हमने उनको बढ़ा दिया, मतलब 20,000 कर दिया, तो अब 10,000 ओनर्स और ज्यादा कंपनी के बढ़ चुके हैं, तो कंट्रोल कंसिडरेशन इससे कम हो गया। सो ओनर्स में प्रीफर डेट टू रिटेन फुल कंट्रोल। टैक्स बेनिफिट्स कैसे होता है? इंटरेस्ट ऑन डेट इज टैक्स डिडक्टेबल, डिविडेंड आर नॉट। जब कभी भी टैक्स पे किया जाता है, मान के चलते हैं कि हमारे बिजनेस में टोटल हमारी जो रेवेन्यू हुई है वो हुई है 100 रुपए की, ठीक है। हमारे बिजनेस की टोटल रेवेन्यू हुई 100 रुपए की। अब 100 रुपए में से क्या होगा, हमें जो इंटरेस्ट ऑन डेट है वो पे करना था 20 रुपए, हमने वो 20 रुपए पे कर दिया, बचा 80 रुपए। अब जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 80 रुपए पे, जितना भी परसेंट, मान के चलते 10% है तो हमें 8 रुपए पे करने। लेकिन डिविडेंड्स के केस में क्या होता है, पहले हमें 100 रुपए पर टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब 10% के रेट से 10 रुपए, उसके बाद हम डिविडेंड पे करेंगे। तो इसमें क्या होता है, टैक्स बेनिफिट्स मिलता है हमें डेट के केसेस में। यूजिंग डेट कैन रिड्यूस टैक्सेबल इनकम। मार्केट कंडीशंस क्या है? इफ द शेयर मार्केट इज गुड, हमारा जो शेयर्स है कंपनी के वो मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम इक्विटी शेयर्स इजीली इश्यू कर सकते हैं। इफ इंटरेस्ट रेट, मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम चल रही है, तब तो डेट बहुत अच्छा ऑप्शन है। इन बुलिश मार्केट कंपनीज इश्यू शेयर्स। नेक्स्ट हमारे आते हैं डिविडेंड डिसीजन। अभी डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? दिस डिसीजन रेफर्स टू द डिसीजन टेकन बाय अ कंपनी अबाउट हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड एंड हाउ मच शुड बी रिटेन्ड इन द बिजनेस। अब बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ? डिविडेंड को लाभांश भी बोलते हैं। इसका मतलब है, देखो, कंपनी के जो असली मालिक होते हैं वो होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स, जिन्होंने कंपनी के शेयर्स बाई किए होते हैं।
एक कंपनी है हमारी, कोई भी XYZ कंपनी मान के चलते हैं, हमारी कंपनी के 100 शेयर्स थे, 100 शेयर्स हमने जो इश्यू किए हुए हैं वो है 100 शेयर्स। तो जो 100 पर्सन ने एक एक पर्सन ने एक एक शेयर हमारा परचेज किया हुआ है, तो हमारी कंपनी क्या होगा, 100 शेयर होल्डर्स। अब हमारी कंपनी में जितना भी प्रॉफिट होगा ये सारा के सारा शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमें हुआ 1000 रुपए का प्रॉफिट, हमने हर शेयर होल्डर को 10-10 रुपए दे दिए, ठीक है। लेकिन अब हमारे बिजनेस में हमने उस प्रॉफिट में से कुछ भी नहीं रखा, लेकिन अब हमारा 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 500 रुपए हमने सोचा कि बिजनेस में हमारी और भी ज्यादा नीड होगी, हमें और ज्यादा मशीन बाई करनी है, हमें बहुत सारे काम है, चलो 500 रुपए हम रख लेते हैं, 500 रुपए हम एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जो 500 रुपए हमने रखे उसको बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग, एंड 500 रुपए जो हमने पे कर दिए उसको बोला जाता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। अब ये जो डिविडेंड डिसीजन है किस प्रकार से लिया जाएगा, अब यहाँ पर कोई से रूल्स तो मेंशन नहीं है कि आपको 50% ही रिटेन अर्निंग के तौर पर रखना है, 50% आपको डिविडेंड पे करना है। तो ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है उस टाइम पर डिविडेंड डिसीजन लेना कि हम कैसे डिविडेंड डिसीजन लें, कितना पे करें, कितना रखें, कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो इन सारे डिसीजंस को ही बोला जाता है डिविडेंड डिसीजन। जब प्रॉफिट हो जाता है कंपनी के पास दो ऑप्शन बचते हैं कि या तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट दो पूरा की पूरा, या फिर थोड़ा बहुत उसमें से रिटेनिंग के तौर पर बिजनेस के फ्यूचर ग्रोथ के लिए आप रख लो। अब जो इनके बीच में एक राइट बैलेंस जो कंपनी बना के रखती है, जो कंपनी के बीच में इनके बीच में एक राइट बैलेंस बनाया जाता है, उस डिसीजन को बोला जाता है डिविडेंड डिसीजन। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले अमाउंट ऑफ अर्निंग, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हो कितना रहा है। डिविडेंड्स केवल तभी पे किए जाते हैं जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है। मान के चलता है कंपनी ने अर्न किए 2 करोड़ रुपए, इट में डिसाइड टू पे 50 लाख रुपीज एज डिविडेंड, तो हमारी प्रॉफिट होंगे तो ही हम डिविडेंड पे करेंगे। तो अमाउंट ऑफ अर्निंग पहला फैक्टर आ गया जिसने डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट किया। फिर स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, हम देखेंगे कि हमारी कंपनी क्या हर साल ही 2-2 करोड़ रुपए अर्न कर रही है या फिर फ्लक्चुएट होते रहते हैं। कंपनीज विद रेगुलर एंड स्टेबल इनकम कैन अफोर्ड टू पे कंसिस्टेंट डिविडेंड्स, जैसे कि एफएमसीजी कंपनीज हैं यूजुअली गिव स्टडी डिविडेंड्स, मतलब डिविडेंड आप हर साल स्टडी डिविडेंड आप दे सकते हो कि हर मैंने पिछले साल भी 50% डिविडेंड पे किया था, इस साल भी कर लेते हैं, अगली साल भी ऐसे, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ फंडिंग हमारी कैसी है वो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अगर कंपनी को लग रहा है कि यार हमारी बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है, हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, तो इसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप रिटेन करके रख लो ज्यादा से ज्यादा पैसा, क्योंकि हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जो हमें जिसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा हैवी अमाउंट की नीड हो, तो हम उस टाइम पर हमारे पास पैसा होगा, हम इजिली इस प्रोजेक्ट को ले पाएंगे एंड इज लाइकली टू पे स्मॉलर डिविडेंड, ठीक है। कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, एक कंपनी हैविंग गुड लेवल ऑफ कैश फ्लो इज इन अ बेटर पोजीशन टू डिक्लेयर हायर डिविडेंड एंड वाइस वर्सा। एक कंपनी जिसकी गुड लेवल है हायर कैश फ्लो पोजीशन की, वो हायर डिविडेंड पे कर सकती है क्योंकि कंपनी के पास कैश फ्लो पोजीशन ठीक ठाक है। इट शुड बी नोटेड दैट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वॉल्व्स एन आउटफ्लो ऑफ कैश, ये आप नोट कर लेना कि जब कभी भी पेमेंट की डिविडेंड की पेमेंट होती है इसका मतलब है कि हमारे बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है, क्योंकि हम बिजनेस के मालिक हैं, उनको हम पैसा दे रहे हैं। शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस क्या है, भाई शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि हमें तो रेगुलर इनकम चाहिए, हमें अपने प्रॉफिट के मैक्सिमाइजेशन से मतलब है, तो कंपनीज को ज्यादा डिविडेंड पे करना पड़ेगा। टैक्सेशन पॉलिसीज क्या है, इफ डिविडेंड टैक्सेस हैवीली, अगर डिविडेंड पर टैक्स लग रहा है हैवीली, मतलब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस ईयर हम टैक्सेस चार्ज करेंगे 40%, तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, कंपनीज में प्रीफर रिटेनिंग प्रॉफिट टू रिड्यूस टैक्स बर्डन, पे लोअर डिविडेंड। फ्यूचर बिजनेस प्लान्स क्या है, कंपनी इज प्लानिंग बिग प्रोजेक्ट्स लाइक मर्जर्स, एक्विजिशन, न्यू फैक्ट्रीज, इट में रिटेन मोर प्रॉफिट। कंपनी के फ्यूचर बिजनेस प्लान है कि इस बार ना हमें ज्यादा से ज्यादा न्यू फैक्ट्रीज लगानी है, किसी बिजनेस को हमें एक्वायर करना है, किसी के साथ हमें मर्ज होना है, तब इसे रिटेन प्रॉफिट करके रखना ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, इफ रेजिंग फंड्स फ्रॉम मार्केट इज ईजी, अगर मार्केट से पैसा उठाना बहुत ज्यादा आसान है, फर्म में पे हायर डिविडेंड, तब हम हायर डिविडेंड पे कर देंगे कि कोई नहीं, अगर हमारे बिजनेस में पैसा नहीं भी है तो मार्केट से हम इजीली उठा लेंगे। बिग कंपनीज लाइक इन्फोसिस डू दिस।